जब जब एक तानाशाह पर, उसके बर्ताव पर सवाल उठे या उसकी गद्दी पर आंच आई हो, तब तब उस विचारधारा के सबसे वफादार सैनिक उसे बचाने के लिए सामने आए हैं। चाहे फिर वो कोई कथित पत्रकार हो या 92 ईयर्स के नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री ही क्यों ना हो, सब लाइन में लग जाते हैं। अमर्त्य सेन, इनका क्या ही इंट्रोडक्शन दूं। सालों तक जब भी कांग्रेस या टीएमसी या इकोसिस्टम से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो सेन जी सबसे पहले प्रणय रॉय वाले एनडीटीवी के स्क्रीन पर मिलते थे, जहां सेन पूजा होती थी। खैर, वो तो पुरानी बात है। आज हम अमर्त्य सेन की बात क्यों कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर अमर्त्य सेन का एक 2007 में लिखा हुआ आर्टिकल वायरल हुआ था। बांग्लादेश की मीडिया हाउस द डेली स्टार में लिखे गए इस आर्टिकल का नाम है व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट बंगाल। 2007 से लेकर 2026 तक पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट 2 बार पूरी तरह से बदल चुका है। भद्रलोक समाज को रियलिटी चेक मिल चुका है, लेकिन क्या इन 19 वर्षों में बंगाल की संस्कृति बदली है? क्या बंगाल कभी हिंदू नहीं था? क्या बंगाल में कभी सरस्वती सिंधु सभ्यता का हिस्सा नहीं था? लेट्स डीबंक। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं अमर्त्य सेन की पहली ही दावेदारी से। सेन साहब अपनी इंटेलेक्चुअल शान में लिखते हैं कि अगर आपको प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री चाहिए तो बंगाल का योगदान बिल्कुल लिमिटेड है। वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बंगाल तक नहीं पहुंची, वेदों और उपनिषदों का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, और मैथमेटिकली तो बंगाल बिल्कुल जीरो था। इतना जीरो कि अल बरूनी ने वहां जाना भी जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो 92 ईयर्स के, चलो 19 वर्ष पहले 2007 में 73 ईयर्स के अमर्त्य सेन को इतना झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बताते हैं सेन साहब ने आपसे क्या छुपाया। जब ये कहते हैं कि इंडस वैली का असर नहीं था, तब ये पांडु राजार ढीबी, भरतपुर और मंगल कोट के बारे में चुप्पी साध लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में जब खुदाई हुई तो वहां कॉपर एज की ऐसी सभ्यता मिली जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन थी, जहां एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और कॉपर ट्रेड चल रहा था। बंगाल कोई अलग थलग आइलैंड नहीं था, वो हमारे सनातन व्यापार और महान सभ्यता का अटूट हिस्सा था। रही बात वेदों और ग्रंथों की, तो सेन जी को ऐतरेय आरण्यक खोलकर पढ़नी चाहिए, जहां वंग यानी बंगाल के लोगों का और उनकी प्राचीन संस्कृति का स्पष्ट उल्लेख है। महाभारत उठाकर देख लीजिए, वंगा, पुंडा और सुहाम के राजाओं का कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होना और हमारे पुराणों में इस भूमि की पवित्रता का जिक्र भरा पड़ा है। पर नहीं, इनको तो बंगाल को शुरू से ही एक ब्लैंक स्टेल दिखाना है, ताकि ये साबित कर सके कि बंगाल का अपना तो कुछ था ही नहीं, जो कुछ आया वो तो बाद में बाहर से आया। और अल बरूनी का किस्सा, अल बरूनी उस महमूद गजनबी के साथ आया था जिसने भारत के पश्चिमी और उत्तर को लूटा। वो बंगाल इसलिए नहीं गया क्योंकि उस समय बंगाल में पराक्रमी हिंदू राजाओं का पहरा था और वो गजनबी की पहुंच से बाहर था। बंगाल का ताम्रलिप्त पोर्ट उस समय पूरी दुनिया में ट्रेड और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था, जहां से वैदिक और बौद्ध दर्शन पूरी दुनिया में फैला। और सेन साहब जिस जीटी रोड की बात करके आपके जैसे लोग मुगलों या शेरशाह सूरी का महिमा मंडन करते हैं ना, उसका सच भी सुन लीजिए आज। शेरशाह सूरी ने वो रास्ता नहीं बनाया था, उसने तो सिर्फ उसकी मरम्मत कराई थी। ये मार्ग आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय से उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, जो गांधार के तक्षशिला से शुरू होकर सीधे बंगाल के इसी ताम्रलिप्त पोर्ट तक आता था। उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा व्यापारिक राजमार्ग सीधे बंगाल को जोड़ता था। यानी जब मौर्य साम्राज्य पूरी दुनिया में सनातन का परचम लहरा रहा था, तब बंगाल उसका मुख्य आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये उस समाज पर ज्ञान बांटते हैं जिससे ये खुद कब का भाग चुके हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के एसी कमरों में बैठकर बीच बीच में भारत आकर एनडीटीवी के स्टूडियो में बैठे बैठे इनका एक ही काम था, अपनी सेन पूजा करवाना और देश में एक खास तरीके का एंटी हिंदू माहौल बनाना। और ये काम सेन साहब ने पूरे इकोसिस्टम के साथ मिलकर किया। इनकी पहली पत्नी की फैमिली यहाँ रही, पर इनका ज़मीनी हकीकत से कोई रिश्ता नहीं रहा। सेन साहब, आपके बारे में तो सीधे सीधे यही कहा जा सकता है कि आप तो खुद बंगाल के नहीं रहे,
तो आप क्या जानो बंगाल को। जो इंसान दशकों पहले अपनी जड़ें छोड़कर विदेश जा बसा हो, वो हमें बंगाल की मिट्टी का मर्म समझाएगा। उसे होने वाला बदलाव कैसे समझ में आएगा, खासकर तब जब वो आम बंगाली या उसके द्वारा बनाए गए समाज में से शायद ही किसी को अपने साथ खड़ा होने दे। आज 2026 में खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना सेन साहब जी, तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहने का मन करता है। आप 2007 में भी गलत थे और आप आज भी गलत ही हो। और अपनी इस झूठी दावेदारी को सच साबित करने के लिए आपने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सहारा लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। टैगोर के यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म के एक कोट को उठाकर आपने ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे गुरुदेव अपनी ही जड़ों से कटे हुए थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ज्ञान, उनका दर्शन और उनकी लिखी एक एक पंक्ति हमारे उपनिषदों और सनातन संस्कृति से प्रेरित थी। उन्होंने स्वदेशी समाज लिखा था। उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास पर कविताएं लिखी थी। उनके नाम का इस्तेमाल करके बंगाल के सनातन अस्तित्व को मिटाने की कोशिश मत कीजिए आप। सुनो सेन साहब, और आपका पूरा इकोसिस्टम ध्यान से सुने कि बंगाल उस उपमहाद्वीप की सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा था और है और रहेगा भी। ये माँ काली की भूमि है, ये 51 शक्तिपीठों की भूमि है, ये चैतन्य महाप्रभु के सनातन भक्ति आंदोलन की भूमि है। आप जैसे इतिहासकारों और दोगले राजनेताओं ने चाहे जितनी कोशिश कर ली हो बंगाल को उसकी जड़ों से काटने की, पर सच यही है, बंगाल कल भी सनातन था, आज भी सनातन है और बंगाल में सनातन हमेशा रहेगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इनकी सेक्युलर स्क्रिप्ट पर। सेन जी लिखते हैं कि 14th-15th सेंचुरी के मुस्लिम राजाओं ने रामायण और महाभारत का बंगाली अनुवाद करवाया, इसलिए बंगाल का अस्तित्व ही एक कंपोजिट नॉन रिलीजियस कल्चर से बना हुआ है। क्या मजाक है सेन साहब। अपने इस सेक्युलर प्रोपोगंडा को चमकाने के लिए कम से कम इतिहास तो ठीक से पढ़ लेते। बंगाल में सबसे पहले रामायण का महाअनुवाद 15वीं शताब्दी की शुरुआत में महाकवि कीर्तिवास ओझा ने किया था, जिसे कीर्तिवासी रामायण कहा जाता है। कीर्तिवास ओझा ने अपनी पूरी शिक्षा उत्तर बंगाल के मालदा और वरेंद्र क्षेत्र में ली थी। और सुनिए, उन्हें इस कालजयी रामायण को लिखने का आदेश गौड़ यानी आज के मालदा के दरबार में किसी मुस्लिम सुल्तान ने नहीं, बल्कि वहाँ के महान हिंदू राजा गणेश ने दिया था। राजा गणेश ने उस समय इस्लामी सल्तनत को उखाड़ फेंक कर बंगाल में दोबारा हिंदू साम्राज्य स्थापित किया था। अनुवाद से सनातन का गौरव नहीं बढ़ा, बल्कि सनातन के गौरवशाली साहित्य और राजा गणेश जैसे हिंदू राजाओं के संरक्षण की वजह से बंगाल की भाषा समृद्ध हुई। लेकिन हमारे नोबल बाबू को हिंदुओं का पराक्रम और इतिहास छुपाने की पुरानी बीमारी है। और इनका सबसे बड़ा फ्रॉड दावा बंगाली कैलेंडर यानी बंगाबत सन। अमर्त्य सेन ने बड़े दावे के साथ लिखा कि ये कैलेंडर सम्राट अकबर के तारीख ए इलाही के देन है, जिसमें अकबर ने हिजरी कैलेंडर और हिंदू सोलर कैलेंडर को मिला दिया था। ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। इतिहास गवाह है कि बंगाली कैलेंडर का अकबर से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कैलेंडर प्राचीन बंगाल के पहले स्वतंत्र हिंदू सम्राट राजा शशांक के राज्याभिषेक यानी 593 से 594 सीई से शुरू होता है। बंगाबत का असली आधार सूर्य सिद्धांत पर आधारित पंजिका है, जिससे हमारी पूजा तिथि और शुभ मुहूर्त तय होता है। अकबर के रेवेन्यू सिस्टम ने सिर्फ टैक्स कैलेंडर को आसान बनाने के लिए इसमें थोड़ा बदलाव किया था, उसने इसे बनाया नहीं था। लेकिन सेन जी को हर चीज़ का क्रेडिट मुगलों को देना है, ताकि हमारे इंडिजिनस सनातनी रूट्स को हमेशा के लिए दबाया जा सके। अब आते हैं अमर्त्य सेन के सबसे घिनौने और झूठे तर्क पर। सेन साहब ने इस आर्टिकल में बांग्लादेश का उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि 1940 के दंगों के बाद जब पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश के लोगों ने धर्म को छोड़कर अपनी भाषा और सेक्युलर संस्कृति को चुना। उनके मुताबिक वहाँ का समाज बॉर्डरलेस ग्लोबल आइडेंटिटी को अपनाता है, वहाँ धर्म कोई दीवार नहीं है। क्या सच में सेन साहब? क्या आप सच में इतने अंधे हैं या आपको सिर्फ एक ही तरफ का ओपिनियन दिखता है जो पूरी तरह से फॉल्स है?
बांग्लादेश का पार्टीशन और उसके बाद की लड़ाई धर्म और भाषा के खाली एक रोमांटिक अफसाने पर नहीं टिकी थी। रियलिटी चेक ये है कि 1947 से लेकर आज तक बांग्लादेश में हिंदुओं का लगातार एक्सोडस हुआ है। हिंदू वहां से लगातार भागे हैं अपनी जान, इज्जत और धन बचाने के लिए। आपको ऑफिशियल डेटा बताती हूँ जो हार्वर्ड के इस बाबू ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 1901 में उस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी लगभग 33% थी। 1974 में वो 13.5% पर आ गई और 2022 में सेंसस के मुताबिक वो घटकर सिर्फ 7.95% रह गई है। अगर वहाँ का समाज इतना ही बॉर्डरलेस है और भाषा प्रेमी था तो लाखों करोड़ों हिंदुओं की जानें क्यों छीनी गई? उन्हें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत टारगेट क्यों किया गया? आज भी वहाँ मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं पर हमले होते हैं, पर सेन जी को उस दर्द से क्या लेना देना? उन्हें तो बस अपना एजेंडा चलाना है। दोस्तों, अमर्त्य सेन का ये पूरा आर्टिकल कोई हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं है। ये उस टूलकिट का हिस्सा है जो प्राचीन सनातन बंगाल के इतिहास को मिटाना चाहती थी। और अमर्त्य सेन जैसे लोग इस एजेंडे में सबसे बड़े कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन 2007 से लेकर आज 2026 तक बंगाल की राजनीति में दो बड़े बदलावों ने इस पूरे नैरेटिव को छिन्न भिन्न कर दिया है और भद्रलोक के सेक्युलर चश्मे को उतार फेंका है। पहला बदलाव, जब दशकों के दमनकारी वामपंथी शासन का अंत हुआ और टीएमसी सत्ता में आई। लेकिन इस बदलाव ने हिंदुओं की स्थिति को और बदतर कर दिया। सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट की वो राजनीति शुरू हुई जिसने बंगाल के बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगाई गई, सरस्वती पूजा बंद कराने की कोशिश हुई और मालदा से लेकर संदेश खाली तक सनातनियों के दमन और प्रताड़ना का एक नया दौर शुरू हुआ। सनातन इतिहास को टेक्स्ट बुक से हटाने की साजिश भी हुई। दूसरा बदलाव, इस चौतरफा दमन के खिलाफ जब बंगाल के आम सनातनी हिंदू समाज में एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, ये वो दूसरा बड़ा बदलाव है जिसने अमर्त्य सेन के उस दावे की धज्जियां उड़ा दी कि बंगाल में इंडिजिनस रूट्स या हिंदुत्व के लिए कोई जगह नहीं है। आज बंगाल का हिंदू जाग चुका है, वो अपने अधिकारों और अपनी पहचान के लिए खड़ा हो रहा है। 2007 का अमर्त्य सेन का ये झूठ आज 2026 के बदलते हुए भारत और सजग बंगाल में अब नहीं चल सकता। राजनेता और विदेशी दौरों पर जाने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स चाहे जितना जोर लगा ले, वो सनातन इतिहास को नहीं मिटा सकते। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।